हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है अकबर के नवरत्न से जुड़ा हुआ, क्योंकि अकबर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं और इस नवरत्न के बारे में नहीं जानते हैं तो समझिए कि अकबर के शासनकाल की उपलब्धियों का जानना हमारे लिए क्या है, नगण्य है। अकबर को अपनी उदारता के कारण इसे राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। दूसरी बात है कि अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य का काफी ज्यादा विकास हुआ था, इसलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम चर्चा करते हैं एक एक करके इनके 9 नवरत्न के बारे में, क्योंकि नवरत्न कहने का मतलब हुआ कि 9 प्रमुख व्यक्तियों के जो योगदान रहा अकबर के शासनकाल में उसे हमें जानना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबुल फजल के बारे में। तो अबुल फजल जो थे वो आपको कौन थे? तो शेख मुबारक के पुत्र थे और इन्होंने आईन अकबरी और अकबरनामा जैसे ग्रंथों की क्या किए थे, रचना किए थे। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक कौन है, तो वो आपको कौन हो जाएंगे? अबुल फजल। ठीक है, तो अकबरनामा को 3 खंडों में बांटा गया है और इसी का तीसरा खंड जो है वो आपको आईन ए अकबरी है और आईन अकबरी को 5 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो अकबर के शासनकाल, इनके पूर्वजों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो आपको अकबरनामा से मिलती है और इसका जो तीसरा खंड है आईन अकबरी, इससे हमें कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती है। दूसरी बात ये जो अबुल फजल है, ठीक है, तो अबुल फजल विष्णु शर्मा के द्वारा जो रचित पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है, ठीक है, आप याद रखिएगा कि पंचतंत्र के जो मुख्य रूप से लेखक है वो कौन है? आपको विष्णु शर्मा। लेकिन इसी का फारसी में अनुवाद जो किया था अबुल फजल अनवर ए सादात के नाम से किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है, तो अनवर ए सादात है। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। ये जो अबुल फजल थे, ठीक है, इनकी हत्या 1602 ईस्वी में जहांगीर ने क्या कर दिया था कि अपने उत्तराधिकार के वंचित होने के भय से करवा दिया था। ठीक है, इसकी हत्या करवाई गई थी, यानी कि बीर सिंह बुंदेला नामक जो व्यक्ति था उसी ने क्या किया था कि अबुल फजल की हत्या 1602 में कर दी थी। आगे चलकर आपको आईन अकबरी और अकबरनामा का क्या हुआ था कि अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अकबरनामा का आपको अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो वो किए थे आपको श्रीमती हेनरी बेवरिज। कौन किए थे? श्रीमती हेनरी बेवरिज ने अकबरनामा का क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वहीं आईन अकबरी का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो आपको जेरेट किया था। कौन किया था? जेरेट। और एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था ब्लाचमैन। क्या नाम था? ब्लाचमैन। यानी कि हम क्या सीखे यहाँ पर कि अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो कौन किया था? श्रीमती हेनरी बेवरिज। जबकि आईन अकबरी का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो आपको जेरेट और ब्लाचमैन किया था। तो ये हुआ अकबर के जो पहले नवरत्न थे अबुल फजल, इनके बारे में जाने। अब है कि अबुल फजल के भाई जो है फैजी, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो अबुल फजल का यह क्या था? बड़ा भाई था। कौन? फैजी था। और ये भी शेख मुबारक के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, तो ये मध्यकालीन फारसी कवि थे जिन्होंने क्या किया था कि जो संस्कृत ग्रंथ है लीलावती, उसका क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि लीलावती ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो वह आपको क्या है कि गणित से संबंधित है और इसी गणित से संबंधित ग्रंथ जो था लीलावती, उसका फारसी में जो अनुवाद किया था वो आपको फैजी किया था। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लीलावती ग्रंथ के लेखक कौन है? तो लीलावती ग्रंथ के जो लेखक थे वो आपको भास्कराचार्य थे और उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर क्या किया था? इस ग्रंथ का नाम रखा था, यानी कि उनकी पुत्री का नाम था लीलावती और उसी के नाम पर इन्होंने एक गणित ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम क्या किया था? लीलावती रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में चलकर मध्यकाल में क्या था कि अकबर के जो दरबारी थे फैजी, उन्होंने क्या कर दिया कि इस लीलावती ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि लीलावती ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वह आपको कौन हो जाएंगे? भास्कराचार्य। लीलावती ग्रंथ का नाम भास्कराचार्य किसके नाम पर रखे थे? तो वह आपको अपने पुत्री के नाम पर रखे थे। गणित ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो फारसी में अनुवाद किया था आपको फैजी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आइए आगे चलते हैं तानसेन के बारे में। तो तानसेन जो थे वो क्या थे? अकबर के दरबार के संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार। आपको याद रखना है कि तानसेन कौन थे? तो अकबर के दरबार के संगीतकार थे और इनका जो जन्म हुआ था वो आपको ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले कि अपने गुरु हरिदास से संगीत की शिक्षा ली, लेकिन बाद में चलकर
जो सूफी संत था मोहम्मद गौस, उससे भी क्या किए थे, ये संगीत की शिक्षा लिए थे। तो कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन का जो मूल नाम है वो आपको राम तनु पांडे या तन्ना मिश्र है। आपको याद रखना है कि तानसेन का मूल नाम क्या है, तो राम तनु पांडे या आपको तन्ना मिश्र। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। तानसेन किसके दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे, अकबर के दरबार के। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे, तो हरिदास थे, लेकिन बाद में चलकर इन्होंने सूफी संत मोहम्मद गौस से भी क्या किए थे, संगीत की शिक्षा लिए हुए थे। तो यहाँ से हम तानसेन को भी क्लियर कर लिए। अब आइए अब हम बात करते हैं बीरबल की। तो बीरबल का जो मूल नाम था वो आपको महेश दास था, और ये महेश दास जो थे दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला क्या था, पहला राजा था। क्या था, पहला राजा था, या पहला, इसको पुरोहित भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको राजा की उपाधि जो था वह अकबर के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा बीरबल को कई सारी उपाधि दी गई थी, जैसे कविराज की उपाधि, यह भी आपको किसके द्वारा दिया गया था, अकबर के द्वारा। इसके अलावा बीरबल की जो उपाधि है महेश दास को किसके द्वारा दिया गया था, तो अकबर के द्वारा ही दिया गया था। तो ये जो बीरबल थे इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपको 1587-88 के आसपास आपको क्या हुआ था कि एक जो अफगान विद्रोह हुआ था, उसी अफगान विद्रोह के दौरान क्या हुआ था कि इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी, तो बीरबल का। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास। कविराज की उपाधि अकबर ने किसे दिया था, तो बीरबल को। बीरबल की उपाधि महेश दास को कौन दिया था, तो वो आपको अकबर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या जाने, बीरबल के बारे में जाने। आइए अब हम चर्चा करते हैं टोडरमल की। तो टोडरमल जो था वो आपको अकबर का वित्त मंत्री था। क्या था, वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री था, ठीक है। तो ये जो टोडरमल था इन्होंने क्या किया कि 1582 ईस्वी में आपको आईन 10 साला नामक एक पद्धति को शुरू किया, जिसका उद्देश्य था भूमि की सही ढंग से पैमाइश कराई जाए और राजस्व को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित किया जाए, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आईन 10 साला पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1582 में। और इसी पद्धति के बाद क्या हुआ था कि ये जो टोडरमल था इसको दीवान ए अशरफ भी नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, दीवान ए अशरफ का अर्थ होता है भूमि विभाग का अध्यक्ष। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था, तो 1582 में। किस पद्धति के तहत, तो आईन ए 10 साला पद्धति के तहत। और इसका उद्देश्य क्या था, तो राजस्व व्यवस्था में क्या करना, सुधार करना, भूमि की सही ढंग से पैमाइश कराना, ताकि अधिक से अधिक राजस्व को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, ठीक है। और ये टोडरमल जो थे काफी ज्यादा बुद्धिमान थे। आइए अब हम बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना की। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो थे एक कवि थे, ठीक है, और आप लोग रहीम के कई सारे दोहे के बारे में भी जानते हुएगा, ठीक है। तो ये जो अब्दुल रहीम खान खाना थे यह आपको बैरम खां के क्या थे, पुत्र थे। क्या थे, पुत्र थे। तो बैरम खां को क्या हुआ था कि संरक्षक के पद से हटा दिया गया था। क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो इन्होंने अकबर के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया, लेकिन इस विद्रोह में इन्हें क्या हुआ था, असफलता हाथ लगी। तो इसी क्रम में उन्हें क्या हुआ था कि हज जाने का निमंत्रण दिया गया। तो जब ये हज यात्रा की तरफ जा रहे थे तो इसी क्रम में क्या हुआ था, 1561 में शेख मुबारक नामक व्यक्ति जो था उसने क्या किया कि ये जो क्या बोलते हैं कि बैरम खां है, उस बैरम खां की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब अब्दुल रहीम खान खाना की परवरिश जो था वह अकबर किया। क्या किया, अकबर किया। और अकबर ने ही उसे क्या हुआ कि खाने खाना की उपाधि जो था प्रदान किया था, ठीक है। और बैरम खां की जो विधवा पत्नी थी उससे उसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। क्या कर लिया, विवाह कर लिया। कौन, अकबर। और अब्दुल रहीम खान खाना को क्या दिया था, अपने दरबार में संरक्षण दिया था, ठीक है। तो ये जो अब्दुल रहीम खाना थे यह बैरम खां के क्या थे, पुत्र थे। और इन्होंने 1581 ईस्वी में क्या हुआ था कि बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया था, और ये जो बाबरनामा है, बाबर की आत्मकथा है, तो इसी बाबरनामा का फारसी में तुजुक ए बाबरी नाम से क्या किया था, 1581 में अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर के जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, बाबरनामा, जो किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में। फिर प्रश्न पूछा जाएगा बाबरनामा का फारसी अनुवाद कौन किया था, तो बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद किया था वो आपको अब्दुल रहीम खाना ने किया था। कब किया था, तो 1581 में। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, तो बैरम खां के पुत्र थे, और इनका जन्म जो हुआ था आपको 1556 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम जाने अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में।
अब है मानसी के बारे में। तो ये जो मानसी थे, ठीक है, अकबर की सेना में यह प्रधान सेनापति थे, ठीक है, और इनका जो संबंध था वो आपको राजस्थान के कछवाहा जो राजपूत घराना था वहीं से था। और अकबर सबसे पहले इसी राजघराने में क्या किया था, अपना वैवाहिक संबंध जो था स्थापित किया था, क्योंकि उसको लगा कि जब तक हम राजपूतों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, जब तक हम अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसी क्रम में उसने क्या किया था कि हरकाबाई से विवाह कर लिया, ठीक है, जो भरमल की पुत्री थी, ठीक है। और उसी का ये क्या था कि कछवाहा परिवार से ही संबंधित थे मानसी, ठीक है। तो मानसी को अकबर ने अपनी सेना में प्रधान सेनापति का दर्जा दिया। और ये जो मानसी है, इसने हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप के खिलाफ इन्होंने क्या किया था कि मुगल सेना का नेतृत्व किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था, मानसी, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको 18 जून 1576 को किसके बीच हुआ था, तो आपको अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और इसमें मुगल सेना का नेतृत्व जो किया था वो आपको मानसी किया था। और इनका संबंध किस राजघराना से है, तो इनका जो संबंध है वो आपको कछवाहा राजघराना से है, राजस्थान के, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा जो थे अकबर के दरबार में गृह मंत्री की हैसियत रखते थे, लेकिन बहुत सारे विद्वानों का क्या है, इस मत पर मतभेद है। क्या है, मतभेद है। और ये जो मुल्ला दो प्याजा या प्याज खाने के लिए क्या थे कि ज्यादा प्रसिद्ध थे, इसलिए इनका नाम सामान्यतः क्या है ऐसा कहा जाता है कि मुल्ला दो प्याजा पड़ा, ठीक है। तो ये अकबर के दरबार में गृह मंत्री की क्या रखते थे, हैसियत रखते थे। उसके बाद है हकीम हुआ। तो ये जो थे पाठशाला के क्या थे, प्रधान थे। क्या थे, प्रधान थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में रहने वाले कौन कौन से नवरत्न थे, तो देखिए नवरत्न के अबुल फजल थे, अबुल फजल का भाई फैजी था, तानसेन था, बीरबल था, ठीक है, टोडरमल था, अब्दुल रहीम खाने खाना था, ठीक है, मानसी था, मुल्ला दो प्याजा था, हकीम हुमायूं था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि अकबर के नवरत्न के बारे में जानना है, ठीक है। और इससे कई सारे प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आप 12वीं की तैयारी करते हैं तो ठीक है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि अकबर के नवरत्नों के बारे में लिखे। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये अकबर के जो नवरत्न वाली टॉपिक है यह आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे।